वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो है फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये कब होगा? जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, CO2 की कंसेंट्रेशन लो, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा हो, लाइट इंटेंसिटी क्या हो? ज्यादा हो, या सेल की एज ज्यादा हो। एक मिनट अभी देखते हैं इसको। फोटो रेस्पिरेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, CO2 की कंसेंट्रेशन लो हो, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो, सेल एज क्या हो? ज्यादा हो। हमने C3 साइकिल पढ़ा। C3 साइकिल की पहली रिएक्शन क्या थी? C3 साइकिल की पहली रिएक्शन थी जो RuBP था वो 3PGM में था, यही थी। ठीक है, और इसमें कौन सा एंजाइम काम कर रहा था? रुबिस्को। कौन सा एंजाइम काम कर रहा था? रुबिस्को एंजाइम काम कर रहा था। ये CO2 बाहर से मिला। अब बात करते हैं रुबिस्को की। रुबिस्को मैंने डिटेल में बताया हुआ है। रुबिस्को क्या है? कार्बोक्सिलेज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज। क्या है? कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज क्यों? क्योंकि ये CO2 को अपने साथ जोड़ता है, CO2 से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजनेज क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है। वही चीज यहां देखते हैं, जब ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, CO2 की सांद्रता कम है, तो रुबिस्को किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। रुबिस्को ये क्रिया नहीं करेगा। तो RuBP यहां रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके RuBP को ऐसा प्रोडक्ट में बदल देगा, ऐसे प्रोडक्ट में बदल देगा जिसमें या कार्बन का लॉस भी होगा, ATP का लॉस भी होगा, एनर्जी का लॉस भी होगा, कार्बन का भी लॉस होगा और ATP का लॉस भी होगा, क्योंकि रुबिस्को ने ऑक्सीजन से क्रिया करके करी। और लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या हो गया? रेस्पिरेशन हो गया। प्लांट क्या करने लगे? रेस्पिरेशन करने लगे। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन खर्च होती है, ऑक्सीजन खर्च होती है और CO2 बाहर निकलती है। वही रिएक्शन आ गई है सर। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस की जगह रेस्पिरेशन होने लग गया। लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होने लग गया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो रुबिस्को ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें क्या हुआ कि ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसमें क्या हुआ? कार्बन का भी लॉस हुआ, एनर्जी भी लॉस हुई। कार्बन का भी लॉस हुआ, एनर्जी भी लॉस हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। देख लो। और CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। CO2 की कंसंट्रेशन क्या है? कम है। लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, सेल एज ज्यादा है। ठीक है, तो रुबिस्को एंजाइम के कारण ये ऐसा होता है, क्योंकि रुबिस्को क्या है? कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। CO2 से भी क्रिया करता है और ऑक्सीजन से भी क्या करता है? क्रिया करता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या था? पहला था RuBP, यही था। RuBP था। RuBP ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा रुबिस्को के साथ, रुबिस्को के साथ। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा ग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट, फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक बनेगा PGA, एक बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, एक बनेगा PGA तो C3 साइकिल में चला जाएगा। ठीक है, PGA तो कहां चला जाएगा? C3 साइकिल में चला जाएगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलेट। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोलेट बन जाएगा। ग्लाइकोलेट बन जाएगा। ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा। ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, ग्लाई ऑक्सीडेट बना देगा।
ग्लाइऑक्सिलेट बना देगा। ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन बना देगा, ग्लाइसिन बना देगा, ग्लाइसिन बना देगा। ये ग्लाइसिन सेरिन बनेगी। ये ग्लाइसिन क्या बनाएगी? सेरिन बनाएगी। सेरिन क्या बनाएगा? ये क्या बना देगी? सेरिन बना देगी, सेरिन बना देगी। सेरिन बनाएगा फॉस्फो हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट क्या बनाएगा? आगे ग्लिसरेट बनाएगा। क्या बनाएगा? ग्लिसरेट बनाएगा, ग्लिसरेट बनेगा। क्या बनाएगा? ग्लिसरेट बनेगा। ग्लिसरेट क्या बनाएगा? ग्लिसरेट बनाएगा पीजी। क्या बनाएगा? पीजी। और पीजी क्या करेगा? यहां C3 साइकिल और फिर वापस आरयूबीपी बन जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। फॉस्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगी, क्या बना? ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट ने ऑक्सीजन से क्रिया करी, क्या बना? ग्लाइकोक्सिलेट। ग्लाइकोक्सिलेट ने क्या बना दिया? ग्लाइसिन बना दिया। ग्लाइसिन ने क्या बनाया? सेरिन बनाया। जब ग्लाइसिन ने सेरिन बनाया, यहां से एक तो CO2 बाहर निकली, CO2 बाहर निकली, एक क्या बाहर निकली? एक तो CO2 बाहर निकली, एक NH3 बाहर निकला, CO2 बाहर निकली, NH3 बाहर निकला, और एक NADPH का फॉर्मेशन हुआ। NAD क्या बना? NADH, NAD। देखो ये रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन है। यहाँ NADP नहीं आएगा, NAD आएगा। रेस्पिरेशन में मैंने पहले ही बताया था कि NAD यूज होता है, NADP यूज नहीं होता। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? NADH का फॉर्मेशन हो गया। उससे क्या बना? सेरिन। क्या बना? सेरिन। सेरिन ने क्या बनाया? हाइड्रोक्सी पायरुवेट। हाइड्रोक्सी पायरुवेट ने क्या बनाया? ग्लिसरेट। जब हाइड्रोक्सी पायरुवेट ग्लिसरेट बनाएगा तो एक NADH खर्च हो जाएगा और क्या बना देगा? NAD बना देगा। एक NADH क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। फिर ग्लिसरेट जब PGA बनाएगा तो यहाँ ATP खर्च होगा। क्या खर्च होगा? ATP। क्या बनेगा? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। ये है पूरा साइकिल। ठीक, अब इस साइकिल को थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो ये ग्लिसरेट 2 बार लिखा हुआ है, या ग्लाइकोलेट 2 बार लिखा हुआ है। इसको मैं अलग कर रहा हूं। यहां सेरिन 2 बार लिखा हुआ है, यहां ग्लाइसिन 2 बार लिखा हुआ है। इसको मैं अलग कर रहा हूं। ये रिएक्शन चलेगी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये चलेगी पेरोक्सिसोम में। ये चलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ मिलकर फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। यहां से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाती है और ग्लाइकोलेट बचता है। ये ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में आ जाता है। ग्लाइकोलेट यहां ऑक्सीजन से क्रिया करके ग्लाइऑक्सिलेट बनाता है। ग्लाइऑक्सिलेट ग्लाइसिन बनाता है। ग्लाइसिन कहां आ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन NADH का फॉर्मेशन करता है, CO2 बाहर निकलती है, अमोनिया बाहर निकलती है, सेरिन में बदल जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? सेरिन है। सेरिन कहां जाएगा? पेरोक्सिसोम में जाएगा। पेरोक्सिसोम में क्या है? हाइड्रोक्सी पायरुवेट है। हाइड्रोक्सी पायरुवेट में एक NADH खर्च होगा और एक NAD बनेगा। यही ग्लिसरेट जब बनेगा तो ग्लिसरेट कहां चला जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी खर्च होगी, PGA बनेगा और क्या बन जाएगा? आरयूबीपी बन जाएगा। अब हम कार्बन देखते हैं। 5 कार्बन का आरयूबीपी है। कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। 3 कार्बन का बना PGA और 2 कार्बन का क्या बना? फॉस्फोग्लाइकोलेट। 2 कार्बन का क्या बना? ग्लाइकोलेट। फॉस्फोरस बाहर निकला है, कार्बन तो नहीं है। यहां क्या बना? 2 कार्बन का, वही ग्लाइकोलेट। यहां क्या बना? 2 कार्बन का, बिल्कुल। यहां क्या बना? 2 कार्बन का। यहां क्या बना? 2 कार्बन का। ग्लाइसिन तक तो बढ़ेंगे कार्बन 2। यहां ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एक सेरिन बनेंगे और सेरिन 3 कार्बन है। ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे
और एक CO2 बाहर निकल गई तो एक कार्बन यहां से बाहर निकल गया। एक कार्बन क्या निकल गया? बाहर निकल गया। एक कार्बन क्या निकल गया? बाहर निकल गया। और यहां कितने आ गए? सेरीन के 3 कार्बन आ गए। ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, और पीजीए भी 3 कार्बन का ही होता है। ये है कार्बन। ठीक है, तो हमने कितने कार्बन लिए थे? हमने कितने कार्बन लिए थे? हमने यहाँ पे देखो, ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट आके बना। यहाँ पे हर 2-2 मोल लिए थे सबके। सबके कितने मोल लिए थे? 2 मोल। 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 ये 2 मोल लिए थे। 2 मोल से 1 मोल पीजीए बन गया, यानी 4 कार्बन लिए थे हमने। 4 कार्बन लिए थे और प्रोडक्ट क्या बना? 3 कार्बन का बना। ठीक है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट है, वो 2 कार्बन का था, इसीलिए इसे C2 साइकिल बोला। इसे क्या बोला? C2 साइकिल, क्योंकि 2 कार्बन का प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना? फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसके 2 मॉलिक्यूल बने, तो 4 कार्बन थे। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट बना वो तो पीजीए बना ना। तो पीजीए के कितने कार्बन है? 3 कार्बन। एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, और जो एक कार्बन बाहर निकला, कितना कार्बन बाहर निकल गया? 4 थे, एक बाहर निकला, यानी 25% कार्बन माइनस हो गया। 25% कार्बन का क्या हो गया? लॉस हो गया। 25% कार्बन का क्या हो गया? लॉस हो गया। 25% कार्बन का क्या हो गया? लॉस हो गया। 25% कार्बन का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, 25% कार्बन का लॉस हो गया। दूसरी चीज, इसमें एक NADH बना, एक NADH खर्च हो गया, लेकिन ATP भी तो खर्च हुई, एनर्जी भी खर्च होगी। फोटो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? एनर्जी भी खर्च होगी, कार्बन का भी लॉस हो गया। 25% कार्बन का लॉस हो गया, एनर्जी भी खर्च होगी, फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ। तो ये कैसी है? ये नेगेटिव प्रोसेस है, ये नेगेटिव प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस एक पॉजिटिव प्रोसेस था, इसमें फूड बनता था। यहाँ फूड भी नहीं बन रहा। यहाँ C3 साइकिल यहाँ चल रही है, देखो, यहाँ C3 साइकिल यहाँ चल रही है, देखो, ये पीजीए C3 साइकिल में जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है? एक कार्बन का लॉस हो रहा है। 25% कार्बन क्या हो रही है? लॉस हो रही है। ठीक है, ये 3 ऑर्गेनल्स में चलती है, ये 3 सेल ऑर्गेनल्स में चलती है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये था C2 साइकिल, ये था C2 साइकिल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर हम देखते हैं। पहला में इंटरनल फैक्टर की बात कीजिए। इंटरनल फैक्टर की बात कीजिए। इंटरनल फैक्टर में लीफ साइज, लीफ की साइज, लीफ शेप, लीफ एंगल, लीफ की साइज, लीफ की शेप, लीफ का एंगल, क्लोरोप्लास्ट का नंबर, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये तो इंटरनल फैक्टर्स है। कैसे फैक्टर्स है? जो प्लांट के अंदर है, जिसमें क्या क्या आ गया? लीफ का साइज आ गया, लीफ की शेप आ गई, 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 लीफ का एंगल आ गया, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स आ गई, क्लोरोफिल आ गई। ये ऐसे फैक्टर जो इंटरनल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है। इंटरनल फैक्टर्स है। कैसे फैक्टर्स है? इंटरनल फैक्टर्स है। कैसे फैक्टर है? इंटरनल फैक्टर्स है। ये इंटरनल फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में पहला फैक्टर है लाइट। लाइट,
लाइट में भी हम तीन चीजें देखेंगे। पहली चीज देखेंगे लाइट की क्वालिटी, क्वालिटी से भी लिख देते हैं, लाइट की क्वालिटी। दूसरी चीज देखेंगे ड्यूरेशन, और तीसरी चीज देखेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंटेंसिटी इंटेंसिटी, पहली क्वालिटी, दूसरा ड्यूरेशन, तीसरी इंटेंसिटी। ठीक है, पहले बात करते हैं क्वालिटी की। देखो अगर लाइट कौन सी डाली जाए, व्हाइट लाइट डाली जाए, व्हाइट लाइट डाली जाए तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाए, ऐसी लाइट जो एक ही कलर की हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाए, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाए, जैसे विबग्योर, विबग्योर, जैसे विबग्योर, तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होगा। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होगा, रेड लाइट में होगा। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां होगा, रेड लाइट में होगा। जब हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पौधे ब्लू लाइट का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं, पौधे ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां होगा, रेड लाइट में होगा। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां होगा, रेड लाइट में होगा। प्लांट किस लाइट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करेंगे, ब्लू लाइट को, लेकिन फोटोसिंथेसिस कहां सबसे ज्यादा होगा, रेड लाइट में होगा। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में तो सातों कलर आ गए, मोनोक्रोमेटिक लाइट और व्हाइट लाइट की बात की जाए तो व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। फिर अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट में वो पूछे तो रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन प्लांट पे डिपेंड करता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हाई लाइट को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, जो लंबे समय तक प्रकाश को एब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म में लाइट को क्या करना चाहते हैं, एब्जॉर्प्शन करना चाहते हैं। बढ़ते हैं इंटेंसिटी, इसके बारे में इंटेंसिटी। तीसरा फैक्टर कौन सा है, लाइट का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की बात करें, किसकी बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें। यह है फोटोसिंथेसिस की रेट। फोटोसिंथेसिस, 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 और यह है लाइट, इंटेंसिटी। ये क्या है, इंटेंसिटी। यह है फोटोसिंथेसिस, यह है इंटेंसिटी। यह है फोटोसिंथेसिस, यह है इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। देखो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। 10% इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन आ जाता है। 10% इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या आ जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा। उसके बाद आप इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लो, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्लोरोफिल नष्ट हो जाएंगे, फिर फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। तो क्या है कि इंटेंसिटी अगर 10% तक इंक्रीज की जाए तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी कर दी तो क्लोरोप्लास्ट नष्ट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस एक बार तो बढ़ता है, फोटोसिंथेसिस एक बार तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट भी हो जाता है। और बाद में अगर बहुत ज्यादा होगी तो उल्टा भी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक भी जाएगा। ये थी लाइट। लाइट के तीन चीजें देखी, लाइट की ड्यूरेशन, लाइट की इंटेंसिटी और लाइट की क्वालिटी, लाइट की क्वालिटी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला है वाटर। अगला क्या है, वाटर। नंबर 2 पे क्या है, वाटर। वाटर की बात करते हैं। अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मैं वाटर की बात करूं तो देखो, अगर वाटर होगा तो क्या होगा, टर्जिडिटी, टर्जिड सेल होगी। और टर्जिड सेल होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे। और अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगा, एक्सचेंज
ऑफ गैसेज हो पाएगा। और अगर स्टोमेटा ओपन ही नहीं हुए तो गैसों एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, गैसों एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो वाटर भी इंपॉर्टेंट है, वाटर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर होगा तो साइट टर्जिड होगी, स्टोमेटा ओपन होंगे, गैसेस का क्या हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा। मान लो ऐसा हुआ कि वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, वाटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज रहेगी। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर है ऑक्सीजन। तीसरा फैक्टर क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखिए, C3 प्लांट पे ऑक्सीजन इफेक्ट करता है, C4 प्लांट पे ऑक्सीजन इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि C4 प्लांट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन C3 प्लांट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाएगा, जो हमने अभी पढ़ा। क्या होने लग जाएगा, फोटो रेस्पिरेशन। क्योंकि जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है और CO2 से भी क्रिया करता है, ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है और CO2 से भी क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके फोटो रेस्पिरेशन करने लग जाएगा। लेकिन C4 में क्या होगा, C4 में क्या होगा, पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, तो ऑक्सीजन का इफेक्ट C3 प्लांट पे पड़ेगा, ऑक्सीजन का प्लांट इफेक्ट C3 प्लांट में पड़ेगा। जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ेगी फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ये था ऑक्सीजन। अगला फैक्टर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा फैक्टर कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, CO2 की बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए, तो C3 प्लांट को भी CO2 चाहिए, C4 प्लांट को भी CO2 चाहिए, लेकिन C3 प्लांट्स में CO2 ज्यादा चाहिए। C4 प्लांट में तो एक रिएक्शन में ऑक्सीजन बन रही थी, जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था तो ऑक्सीजन बन रही थी, लेकिन C3 प्लांट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। C3 प्लांट को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 450 माइक्रो लीटर पर लीटर। अगर 1 लीटर है, अगर 1 लीटर में अगर 450 माइक्रो लीटर C3 में CO2 बन जाती है तो ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। C4 की बात की जाए तो इसमें 360 माइक्रो लीटर पर लीटर कितनी चाहिए, CO2 चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो 360 गुना 10 की पावर -6 अपॉन लीटर में, यानी कितना देगा, 0.003 ऑक्सीजन चाहिए। और हम जानते हैं कि 0.03% CO2 होती ही है, 0.03% CO2 होती है। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उन्हें CO2 कम मात्रा में चाहिए, और जो C3 प्लांट होते हैं उन्हें CO2 ज्यादा मात्रा में चाहिए, और जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें CO2 का फॉर्मेशन होता रहता है, इसलिए उन्हें कम मात्रा में क्या चाहिए, CO2 चाहिए। जैसे CO2 C3 प्लांट्स में 450 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 चाहिए, C4 प्लांट्स में 360 माइक्रोलीटर पर लीटर क्या चाहिए, CO2 चाहिए। ये थी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी। ठीक, और लास्ट फैक्टर है टेम्परेचर। लास्ट फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर फैक्टर। पांचवा फैक्टर कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अलग अलग है, C3 के लिए अलग, C4 के लिए अलग। C3 की बात की जाए तो ये लो टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, जैसे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इसकी बात की जाए तो ये लगभग 30 से 40 डिग्री तक भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, ये हाई टेम्परेचर साइन कर सकते हैं। तो टेम्परेचर हर प्लांट का क्या है, अलग अलग है। टेम्परेचर हर प्लांट का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, हम CO2 की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, CO2 की बात कर रहे थे। हमने बताया कि C3 प्लांट्स के लिए कितनी CO2 चाहिए, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर CO2 चाहिए। इसीलिए जो टोमेटो जैसे प्लांट है उन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट में उगाया जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या किया जाता है, उगाया जाता है, क्योंकि इन्हें CO2 ज्यादा चाहिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ग्रीन हाउस में उगाने से टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और CO2 भी की कंसंट्रेशन भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये थे फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले, जो फोटोसिंथेसिस को फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले है एलिमेंट्स। अब थोड़ा सा आगे चलते एक लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। चैप्टर का लास्ट पॉइंट, लॉ ऑफ
लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर का नियम किसने दिया? ब्लैकमैन ने दिया, ब्लैकमैन ने दिया, ब्लैकमैन ने दिया। अगर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की बात की जाए तो देखो फोटोसिंथेसिस किस किस पे डिपेंड करता है? CO2 पे भी करता है, ऑक्सीजन पे भी करता है, लाइट पे भी करता है ना, वाटर पे भी करता है, वाटर पे भी करता है, CO2 ऑक्सीजन पे भी करता है, CO2 पे भी करता है, लाइट पे भी करता है, वाटर पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है। इन सब पे क्या करता है? फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होते हैं इन सब से। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इफेक्ट होता है। मान लीजिए कोई डेजर्ट एरिया, ऐसा एरिया डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में क्या होगा? वाटर सबसे कम होगा, वाटर क्या होगा? सबसे कम। वहां बाकी सब कुछ हो जाएंगे, वाटर क्या होगा? सबसे कम। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस को कौन इफेक्ट करेगा? वाटर। यानी फोटोसिंथेसिस को कौन सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? जो मिनिमल अमाउंट में होता है। किस अमाउंट में होता है? मिनिमल, मिनिमल या मिनिमम बोल सकते हो या मिनिमल बोल सकते हैं, मिनिमम या मिनिमल। जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। डेजर्ट में वाटर मिनिमम अमाउंट में होता है तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं पोलर रीजन में, पोलर रीजन में, पोलर रीजन में, पोलर रीजन में हम जानते हो टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। पोलर रीजन में टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा? टेम्परेचर ही तो करेगा। यानी जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम अमाउंट में, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। जैसे डेजर्ट में वाटर मिनिमम अमाउंट में है तो वाटर क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। पोलर रीजन में टेम्परेचर मिनिमम अमाउंट में तो टेम्परेचर क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, बाकी चाहे सारे प्रेजेंट है, बाकी चाहे सब प्रेजेंट है, लेकिन वाटर तो बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है ना, तो वाटर ही फोटोसिंथेसिस को मैनेज करता है, वाटर ही फोटोसिंथेसिस को मैनेज करता है। वैसे पोलर रीजन में टेम्परेचर ही बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करता है? मैनेज करता है। चाहे बाकी सारे फैक्टर्स हो, एक टेम्परेचर कम है ना तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन ने दिया था। इसके अनुसार जो फैक्टर मिनिमम अमाउंट में है, मिनिमम अमाउंट में है, वो फैक्टर वो फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, वो फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।